नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत का अफवाह तंत्र। इस सप्ताह में साथियों, पूरे सप्ताह में अपन अफवाह पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हिमालयी अफवाह भी पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद में ये सप्ताह जैसे ही पूरा हो जाता है, उसके बाद अपन रीट की क्लासेस, एक तरह से यूं समझ लो पूरी तरीके, देखो मैं जहां जहां अपने चैनल पर क्लासेस का नाम लेता हूं वहां पे आपको ये समझ लेना है कि वो निःशुल्क ही है, ठीक है। बार बार कहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, निःशुल्क ही है। एक तरीके से वो कहते हैं ना, क्रैश कोर्स टाइप चलाऊंगा मैं, जहां पे आपके कठिन टॉपिक, अब जैसे ये क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है ना, ऐसे पूरे सिलेबस को लेकर नहीं चलेंगे उसमें। जहां से जो जो कठिन टॉपिक है, और किसी कठिन टॉपिक में जो कठिन यूनिट है जो याद नहीं होती है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पाओगे कि वहां पे अपन लगभग साथियों उस क्रैश कोर्स के अंदर से 40 से 45 सवाल एसएसटी के कवर करने वाले हैं। और ये आप देख लेना कि मैं दम लगा दूंगा इसके अंदर, और 40 से 45 हंसते हंसते कवर हो जाएंगे। साथ में वन लाइनर आपको दे देंगे, तो उसके साथ में आपके रिवीजन होता रहेगा। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी दे रखी है टॉपिक वाइज पूरी की पूरी। मेरा टारगेट है कि आपकी पात्रता है ना, हंसते हंसते निकले, बिल्कुल ही प्रेशर आपको नहीं लेना है। तो वो क्रैश कोर्स ही आपको 40 से 45 सवाल तो निकाल के दे देगा, ठीक है। कुछ साइकोलॉजी के भी पढ़ेंगे अपन, जो कठिन टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे। तो इस सप्ताह में ये करने वाले हैं। एक साथियों, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कल जैसे अपन देखो, कोई भी, मैं कहता हूं कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई भी है, XYZ, चाहे किसी ने अपना मतलब अपने उसके साथ में कैसे भी अनुभव रहे हो, खट्टे मीठे कैसे भी रहे हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था मुश्किल में है, खास तौर पर यदि कोई शिक्षा से जुड़ी हुई संस्था मुश्किल में है, तो हमारा परम कर्तव्य रहता है कि हम उसकी मदद करें, हमारे से जो बन सके हम करें, ठीक है। और मेरी हमेशा से भावना यही रही है, और मेरा शिक्षक धर्म तो सबसे पहले ये कहता है, और उससे भी बड़ा है मानवता का धर्म। तो हम सभी ने और जितने भी शिक्षकों ने ये मुहिम चलाई थी, और आप विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और उसकी बदौलत आपको पता है उत्कर्ष का चैनल कल वापस आ गया है। और बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप सभी ने सपोर्ट किया। अब देखो, किसी की खट्टी यादें भी रही है, किसी के साथ किसी की मीठी यादें भी रही है। गौरव ज्ञान धारा प्लेटफॉर्म आपके साथ में हमेशा से जुड़ा हुआ रहा है, हमेशा से आपके लिए खड़ा रहा है, और आगे भी रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने बताया था कि सर उत्कर्ष को आपने सपोर्ट किया, उनका चैनल हैक हो गया, और राजस्थली नाम से कोई चैनल है वो, और एक एग्जामपुर के लिए बता रहे थे कि सर वो भी चैनल हैक हुए हैं, आपने उनका जिक्र नहीं किया। देखो साथियों, मुझे जिसका पता चल जाए ना कि किसी के साथ में कुछ गलत हुआ है, तो मैं जरूर उसे सपोर्ट करता हूं। जैसे अब आप लोगों ने बताया है, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के जरिए ही वापस आप लोगों से ही अपील करना चाहूंगा। साथियों, यदि उनका भी चैनल हैक हुआ है, तो आप हैशटैग करके यूट्यूब को टैग करें सीधा, और उनके चैनल को मेंशन करते हुए, ताकि उनका चैनल भी राजस्थली है और एग्जामपुर है। यदि आ गए हैं तो आप एक बार कंफर्म कर लें, नहीं आए हैं तो आप उन्हें भी सपोर्ट करें। हमारा कर्तव्य है शिक्षा से जुड़ी हुई हर कोई संस्था, ठीक है। अब चाहे कोई, देखो ये सब का एक पता नहीं अलग नजरिया होता, कोई फीस लेता है कोई नहीं लेता है, लेकिन शिक्षक जो है उसका काम देना है, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जानकारी मिलती ही है, ठीक है। अब किसी के अंदर कुछ अच्छाइयां होती है और कुछ बुराइयां भी होती है। जैसे मैं हूं, मेरे अंदर भी अच्छाइयां हैं, और मेरे अंदर भी कई लाख अवगुण भरे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लेना है? यदि मैं कोई अच्छी चीज दे रहा हूं तो वो लेना है, अवगुणों को छोड़ देना है, क्यों? अवगुणों को आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो मेरे अंदर भी बुराइयां हैं, मैं जो कहता हूं ना वो बिल्कुल सही कहा है कि बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा ना कोई। तो मेरे अंदर भी अवगुण है, तो जरूरी नहीं कि आप उन्हें भी स्वीकार करें, आप उनको हटा दीजिए। जो अच्छी चीज मिल रही है, जिससे भी मिल रही है, उसको ग्रहण करें और आगे बढ़ें। वहां पे पकड़ के नहीं बैठना है उसी चीज को। और आप लोगों ने सभी ने सपोर्ट किया, इसी बदौलत जो है उत्कर्ष इतना जल्दी वापस बहाल हो गया है। अभी मैं थैंक्स गिविंग वीडियो ही देख रहा था उनका, बहुत अच्छा लगा जानकर, बहुत खुश भी है। देखो इतनी मेहनत लगती है साथियों, ये 1.5 लाख सब्सक्राइबर का चैनल भी जो जीजीडी बना है ना 1 साल के अंदर, उसके अंदर कितनी मेहनत लगी है वो मैं ही जानता हूं कि मैं कितना एफर्ट दिया है। और यदि ऐसे में फिर इसे कुछ भी होता है, तो मतलब एक अपना परिवार का एक बच्चा होता है ना, उसकी तरह इसका ख्याल रखते हैं। और फिर भी यदि कोई हैकर्स है, कोई इस बुरे मंसूबे से इसको टारगेट करता है, तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत यूं मतलब शॉकिंग हो जाते हैं। मतलब क्यों? जब किसी का अहित नहीं किया। अब जैसे गौरव ज्ञान दे रहा है, किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मिलती है, आए दिन धमकियां भी मिलती है, कई लोग सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि निःशुल्क क्लासेस चला रखी है।
लेकिन रुके नहीं है साथियों, आप लोगों के लिए हमेशा से प्रयासरत रहे, आगे भी रहेंगे। चलिए बहुत हो गई बातें, अब शुरू करते हैं अपन अफवाह तंत्र। ठीक है, अब देखो अफवाह क्या है, सबसे पहले ये समझना है अफवाह क्या है। सीधी सीधी देखो अपने दिमाग में, मतलब अफवाह कहते हैं ड्रेनेज लिखा हुआ आता है इंग्लिश में सिलेबस। ठीक है, इंग्लिश अब मेरे भी पल्ले कम ही पड़े, तो मैं बस हिंदी ट्रांसलेट कर दे क्या करूं कि हिंदी मीडियम का रहा हुआ हूं। तो अफवाह क्या है, अफवाह दिमाग में आती कहीं ना कहीं नदी दिमाग में आती है, तो सिर्फ एक नदी तो है नहीं, अफवाह तंत्र। अब तंत्र कह दिया तो यानी बहुत सारी चीजें हो गई। अफवाह तंत्र है तो उसके अंदर कुछ वाहिकाएं मिलेगी, वितरिकाएं मिलेगी, छोटी नदियां मिलेगी, सहायक नदियां मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलकर फिर वो अफवाह पूरा तंत्र बनता है, यानी कि एक जाल बनता है, और यही अफवाह तंत्र है। एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि अफवाह तंत्र क्या है, आप लोगों को नहीं पूछा जाता, कॉलेज स्कूल वगैरह उनमें पूछा जाएगा, तो ये नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ ध्यान रखना है कि ये अफवाह तंत्र है। ठीक है, अब यदि भारत के अफवाह की बात करते हैं तो भारत के अफवाह को दो भागों में बांट दिया है, ऐसे ऊपर का और दक्षिण का। ये समझ लो, ऊपर का जो अफवाह है अपन ने पढ़ा है हिमालय पर्वत श्रेणी। अब नदियां कहां से आएगी, नदियां जमीन से निकल के तो आएगी नहीं, कहीं ना कहीं पहाड़ों से आएगी। ठीक है ना, तो नदियां यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो या तो वहां से आने वाली है नदियां, या फिर अपन ने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार भी ऊंचा उठा हुआ है और दक्षिण भारत के पर्वतमाला है, तो यहां वहां से आएगी नदियां। ठीक है, तो एक तो आ गया प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है, और एक आ गई अपने हिमालयी वाली नदियां, तो ये दो भागों में बटा हुआ है, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो, अब आ जाते हैं अपन स्लाइड पे, एक एक चीज को। यदि आज अपन गंगा नदी का अफवाह तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, यदि आपने बिल्कुल ढंग से क्लास देख ली ना, तो आप जितना कठिन अभी तक अफवाह तंत्र को, नदियों को समझते थे, उतना ही आसान हो जाने वाला है। प्रश्न कैसे बनेंगे, किस तरीके से याद करने हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, कहां कहां से प्रश्न बनते हैं वो सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से, और जब भी क्लास देखते हो साथियों, जब भी क्लास देखते हो, आपके पास में पेन और कॉपी होनी ही चाहिए, चाहे फेयर में लिखो चाहे रफ में लिखो। लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी भी होती है जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाता हूँ, आलस कर देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन बोल के बता देता हूं, तो वो भी काफी सारी चीजें आपके काम की हो सकती है। तो जब भी लिखते हो वीडियो को पॉज करके वापस लिख सकते हो, वापस से प्ले कर देना, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ठीक है, आज की हालांकि क्लास थोड़ी लेट मिलेगी, क्योंकि आज आपको पता है भोलेनाथ का दिन है, सोमती अमावस्या है, तो परिवार के साथ मैं थोड़ा सा शिव जी के मंदिर गया था, तो उसमें समय लग गया और क्लास जो है लेट शूट हुई है, इसलिए आज की क्लास थोड़ी सी लेट मिलेगी, लेकिन मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल एक क्लास है, अपने मिस करने वाले नहीं है। शनि रवि को आपके क्लास नहीं आती है, उसके आपकी जो शंका होती है वो वीडियो देता हूं, क्योंकि नए विद्यार्थी काफी जुड़े हैं, उनको बताना जरूरी है। ठीक है, चलिए साथियों, उद्गम की दृष्टि से यदि देखा जाए, उद्गम की दृष्टि से साथियों देखते हैं तो भारतीय अफवाह को दो भागों में बता दिया आपको, एक तो हिमालय वाली और एक प्रायद्वीपीय। तो नंबर एक तो आ जाती है साथियों आपके हिमालयी अफवाह तंत्र। ठीक है, और नंबर दो आ जाती है आपके प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। ठीक है, अब देखो हिमालयी अफवाह तंत्र के अंदर देखोगे साथियों, बड़ी बड़ी नदियां पढ़नी है आप, खास बड़ी बड़ी नदियां पढ़ोगे ना, ये तीन तंत्र है, इन तीन तंत्र के अंदर लगभग सारी नदियां कवर हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखो इसमें से आ जाएगा एक तो सिंधु का अफवाह तंत्र, ठीक है, दूसरा आ जाएगा गंगा नदी का अफवाह तंत्र, सबसे बड़ा भी है, और ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र भी आके लास्ट में गंगा में ही मिलती है, लेकिन गंगा नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है भारत की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन नदियां पढ़नी है और ये तीन तंत्र पढ़ने अपन को, 3 दिन तो अपन इन तीन तंत्रों में ही लगाएंगे, और उसके बाद में जो 2 दिन सप्ताह के बचेंगे अपने पास में, उसमें अपन प्रायद्वीपीय अफवाह को पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब ये आपके 3 तंत्र पढ़ते हो, इसके अंदर ये पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, प्रायद्वीपीय के अंदर आपके अलग अलग नदियां चलेगी, क्योंकि यहाँ की प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ज्यादा लंबी और बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है इसके मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे महानदी, अच्छा महानदी अलग है और महानंदा अलग है। ठीक है ना, महानंदा तो दार्जिलिंग से आने वाली नदी है जो गंगा के अंदर मिलती है, और महानदी प्रायद्वीपीय भारत की है। तो ये मतलब आपको अंतर पता होना चाहिए, एक जैसे नाम होते हैं। ठीक है, तो महानदी और स्वर्ण रेखा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। अब जब कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको पता है कि नर्मदा, गोदावरी वगैरह दक्षिण भारत में है, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इसका मतलब ये समझ लो कि बहुत लंबा अभी आपको सफर तय करना है। ठीक है, अब साथियों जल विसर्जन की दृष्टि से देखते हैं। जल विसर्जन, विसर्जन मतलब जहां पे जाकर समुद्र में मिलेगी।
तो भारत की यदि समुद्री सीमा देखा जाए तो हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर भी दो भागों में बटा हुआ है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अरब सागर हमेशा मैं आपको ए और बी से बताता हूं, जिस तरफ ए लिखते हैं उधर अरब सागर, जिस तरफ बी लिखते हैं उधर बंगाल की खाड़ी। तो यहां पे यदि देखा जाए साथियों, अरब सागरीय विसर्जन की दृष्टि से देखा जाए तो अरब सागरीय अफवाह की नदियां कम है। जो अरब सागरीय अफवाह है साथियों वो 23% है आपके, कितना है 23%। और ज्यादा अफवाह के क्षेत्र से बड़ी दृष्टि से देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 77% इसका भाग रहता है। अब जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र, इतनी बड़ी बड़ी नदियां सीधा अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, तो दिखती बात है कि इसका अफवाह तंत्र बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आ गई आपके बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और ये सामान्य प्रश्न है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऊपरी तौर पर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। रीट में कई विद्यार्थियों ने, अभी जो रीट हो गई थी हालांकि उसको रद्द कर दी, उसमें बड़े बड़े विद्यार्थियों ने, मतलब महारथियों ने, सूरमाओं ने गलतियां की थी, क्योंकि ऊपर के प्रश्न तो ध्यान ही नहीं दिए इतने, बिल्कुल ए तो आवे यूं कर दिया और गहराई में गोते लगाते गए। गहराई में तब तक नहीं जाना है जब तक आपको ऊपरी जानकारी नहीं हो। तो ऊपर की जानकारी पूरी हो गई है, उसके बाद में आप कितने गहरे गोते लगा दो, कहीं आपके समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये साथियों ध्यान रखना। अब यही चीज मैंने यहां पे वापस आपके थोड़ा व्यवस्थित फॉर्मेट में बता रखा है। भारत की नदियां हो गया, नंबर 1 हिमालय और नंबर 2 प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना, नंबर 2 प्रायद्वीपीय भारत। अब हिमालय के अंदर सिंधु नदी होगी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, और यहाँ मध्य भारत और दक्षिण भारत वाली नदियां आ गई, जिसके अंदर कृष्णा, कावेरी, ये सारी आपके आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्लाइड आपके थोड़ी सी अच्छी दिखेगी, इसलिए देखो दिखना भी तो अच्छा चाहिए है। अब विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म है, इतने लोग देखते हैं, तो थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी जरूरी है। पहला तो दावे जो ही हाल जा, तो ठीक है। घर में तो मतलब यूं है ना, अब जैसे घर में तो मतलब कैसे भी चड्डे टी शर्ट में बैठ जाओ तो कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन बाहर जाओ बाजार में तो सब जना पहचाने, पजामा वजामा व्यवस्थित पैर जाना पड़े, ठीक है ना। वही चीज है कि थोड़ा सा दिखे भी व्यवस्थित तो अच्छा लगता है। चलिए हिमालय नदियां। अब साथियों जो है अपन पढ़ रहे हैं अंतर, ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं अंतर। अब देखो हिमालय नदियों में और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर है, ये प्रश्न कैसे बनता है? ये प्रश्न बनेगा आपके कथन कारण वाले जो प्रश्न बनते हैं वो, असंगत वाले जो प्रश्न बनते हैं वो, मतलब कंसेप्चुअल जो प्रश्न बनते हैं वो यहां से बनेंगे कि हिमालय भारत और इसमें अंतर क्या क्या है। मान लो ऐसे देते हैं कि निम्न में से कौन सा हिमालय भारत के अफवाह तंत्र की पहचान नहीं है। इस तरीके से जो प्रश्न बनते हैं, इस स्तरीय प्रश्न, वो यहां से बन सकते हैं। तो अच्छी तरीके से समझते हैं। हिमालय की नदियां देखो कैसी होती है, सदा नीरा यानी नित्यवाही नदियां होती है। सदा नीरा यानी सदैव बहने वाली। अब हिमालय की सदैव क्यों बहेगी, उसका कारण भी है। और यहाँ की सदा नीरा नहीं होती है, यहाँ की होती है ऋतुनिष्ठ, ठीक है ना, यानी ऋतु के ऊपर आधारित होती है, मौसम पे, वर्षा पे आधारित, सीधा तरीके से कह सकते हो। यहाँ की क्यों सदा नीरा होती है? क्योंकि एक तो देखो हिमालय, हिम का आलय यानी बर्फ जो है वो जमी रहती है, धीरे 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 बर्फ पिघलती है गर्मी पड़ने पर, तो पानी बनके वो चलता रहता है। सीधा सट कारण यही है, बाकी ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखो वर्षा और हिमखंडों पर आधारित नदियां होती है, दोनों तरीके चलती है। यहाँ केवल वर्षा आधारित होती है। अब बरसात हुई जिते चाली, बरसात कौन हुआ तो कटू चाली, टन गोपाल। तो बारिश पर आधारित नदियां होती है प्रायद्वीपीय भारत की, क्योंकि वहां कोई बर्फ से जमे हुए पहाड़ नहीं है, और यहाँ बर्फ से जमे हुए, बर्फ पिघलती रहती है, नदियां चलती रहती है, ठीक है। यहाँ की जो साथियों द्रोणियां है वो विशाल द्रोणियां है, इसकी अपेक्षा यहाँ की जो द्रोणियां है वो छोटी द्रोणियां होती है, ठीक है। ये भी एक बड़ा अंतर है। यहाँ की नदियां तीव्र अपर्दन करती है और यहाँ की नदियां मंद अपर्दन करती है। कारण क्या है? तीव्र अपर्दन इसलिए करती है क्योंकि ऊंचाई से आती है, तो वेग तेज होता है, और ये तीव्र अपर्दन करती है। यहाँ पे वेग तेज नहीं होता तो मंद अपर्दन, धीमे अपर्दन होता है। यहाँ पे ऊंचाई से आती है, तेजी से आती है तो गहरी घाटियां बनाती है, यानी महाखड्ड, बड़े बड़े गार्ड्स बनाती है, ठीक है ना। क्योंकि वही कारण है, ऊंचाई से आने पर भी स्पीड से, अब देखो पर बारिश आवे जब छत माथे पानी भर जाए, दगदो छूटे, यानी पानी जो नाले पे से गिरता है छत पे से, अब वो जितना मतलब ऊंचाई से होगा उतना ही खड्डा बनाएगा जोर से, और एक पास से गिरेगा तो नहीं बनाएगा। बस ये सीधा सिंपल सा इसका
कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो ये गहरे गाज बनाती है, ये गहरे गाज नहीं बनाती, उतली होती है, आधार तल प्राप्त घाटियां होती है। यहाँ की जो घाटियां होती है वो आधार तल प्राप्त होती है। यहाँ जो नदियां होती है वो मोड़दार मार्ग बनाती है, विसर्प का निर्माण करती है, ठीक है, मोड़दार मार्ग बनाती है, विसर्प का निर्माण करती है। ये बेचारी सीधी और रेखी होती है, ठीक है। अरे तो हत्र 5 बातें आवे कौन, सीधी सीधी और रेखी होती है प्रायद्वीपीय भारत की। और ए देखो यानी विसर्प निर्माण करे, मोड़दार मार्ग बनावे, नुकसान भी घणो करे, ठीक है ना। एक तो कोई चीज है वो सीधी सीधी चल रही है, अपन को पता है कि इस ट्रैक पे ही चलेगी। एक वो सीधी सीधी चलती चलती कब ऐसे आएगी कब ऐसे जाएगी तो पता नहीं चलता। मोड़दार होने के कारण ही यहाँ पे जैसे आपके दामोदर बंगाल का शोक, कोसी बिहार का शोक, ये सब शोक किस लिए है, क्यों मोड़दार हैं, घुस जाती है गांवों के अंदर, तो इसलिए इनको इनका शोक कहा जाता है, नुकसान करती है, ठीक है ना। तो यहां से बहुत सारी चीजें निकलती है साथियों। ये जो है वी आकृति की घाटियां बनाती है, कैसी बनाती है, वी आकृति की, कारण वही है ऊंचाई वाला, ठीक है। यहाँ पे ये बनाएगी यू आकृति की, यानी कि उथली, ठीक है उथली आकृति की बनाती है। यहाँ ऊंचे जलप्रपात होते हैं और यहाँ छोटे जलप्रपात होते हैं। लगभग मैंने आपको काफी सारे अंतर बता दिए हैं, इतने भी याद रह जाए, इतने भी, मतलब ये समझने वाली चीज है, ठीक है। यहाँ कहीं भी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है और रट्टा मारना भी नहीं है, ठीक है। रट्टा मार लिया, मैंने देखे हैं ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो मतलब मान लो कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनको यदि ये एक लाइन लिखी हुई है तो वो इसको ऐसे रट्टा मारते हैं, ये नदियां सदा निरा होती है, ये नित्यवाही होती है, ये सदा निरा होती है, नित्यवाही होती है, सदा निरा होती है, नित्यवाही। अरे यार आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो कि आप मतलब पहाड़े यार रट रहे हो, मतलब 5वीं 6ठी के स्टूडेंट की तरह। ये कौन सा तरीका हो गया, आप उसको समझो। मैं हकीकत कह रहा हूं, ऐसे स्टूडेंट देखे हैं मैंने। अब बताइए आपकी वो कैसे कंपटीशन निकालेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी के आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बनेंगे कि ये आर्थिक समृद्धि करवाएंगे किसी न किसी के। कोर्स घड़ाई ले ली है, टेस्ट सीरीज घड़ी ज्वाइन कर ली, किताबा घड़ी ले ली, बाकी बैक ज्ञान, सिलेक्शन ज्ञान में, सिलेक्शन ऐसे थोड़ी होता है, सिलेक्शन समझने से होता है, आपको आत्मनिर्भर बनने से सिलेक्शन होता है। मैं तो यही कहता हूं, कोचिंग है चाहे शिक्षक है, सबका योगदान मात्र 5%। मेरा योगदान 5 ही मत मानो, आप 4 ही मानना, ठीक है। 96% आपकी मेहनत है। क्यों ऐसे कह रहा हूं मैं, क्योंकि हकीकत बात है ये। आप ही मेहनत नहीं करोगे, मैं तो दुनिया भर का मैटर आपको दे दूंगा, आप खुद ही मेहनत नहीं करोगे और फिर कहोगे सिलेक्शन नहीं हुआ तो गुरुजी कहीं हेला मारे, गुरुजी रोए, कोई कौन रोए, ठीक है। तो ये मेहनत तो आपको करनी है, तरीका हम बता सकते हैं, और ये तरीका देखो यही है, इस रटंत प्रणाली को छोड़ देना, ठीक है। चलिए ये चीजें आपके, ये वाली स्लाइड क्लियर हो गई। हाँ, अब आ जाते हैं अपन गंगा नदी पर। गंगा नाम लेते ही पवित्रता का एहसास होता है। गंगा नदी के जल की एक खासियत है साथियों, इसके जल में मतलब आप वहां से लाकर बोतल में रख दो, 2 साल 4 साल भी रखोगे, कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे अंदर। ये होती है पवित्रता। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई सिर्फ नदी मानता है, कोई मैया मानता है, ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा है। चलिए अब गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ ये देखते हैं, उद्गम देखते हैं और पूरा तंत्र को अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। एक बार समझ लिया ना, मैं कह रहा हूं आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गंगा नदी का उद्गम साथियों केदारनाथ के पास से एक नदी निकलती है, गंगोत्री से निकलने वाली नदी भागीरथी, ठीक है, और सतोपंथ से निकलने वाली नदी अलकनंदा। अब देखो ये दोनों नदियां भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, अलक बाबा के नाम है, अलक बाबा, ठीक है, अलक बाबा, अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग के अंदर मिलती है, मिलन होता है इनका, और यहां से फिर जो नदी आगे बढ़ती है दोनों को मिलकर वह गंगा कहलाती है। और मैं तो आपको फोटो भी बता रहा हूं साथ में कि ये देख लो, ये तो रही आपके अलकनंदा नदी, ठीक है ना। ये देखो ये अलकनंदा आ रही है यहाँ सतोपंथ से, ठीक है, कहां से आ रही है, सतोपंथ से आ रही है अलकनंदा नदी, और ये आ रही है आपके भागीरथी, गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी। ये देखो गंगोत्री से आ रही है भागीरथी, और ये देख रहे हो यहाँ दोनों नदियां मिल रही है, और यहां से अब ये आगे बढ़ेगी। और ये जो स्थान है साथियों, ये जो स्थान है ये है देवप्रयाग, ठीक है। दो नदियों का मिलान हो गया तो प्रयाग कहलाया,
और ये है आपके देव प्रयाग। यहाँ देव प्रयाग में ये मिलती है, ये देख लो, ये यहाँ पे देव प्रयाग में मिल रही है और यहां से आगे बढ़ने पर ये गंगा कहलाएगी। अब कोई पूछ ले गंगा का उद्गम कहां से हुआ, तो गंगा का उद्गम जब आपको पता ही नहीं है कि अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा कहलाती है, तब आप क्या बताओगे आगे। वैसे परंपरागत रूप से भागीरथी को ही गंगा माना जाता है, अलकनंदा इसमें मिल जाती है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि गंगोत्री से जैसे उद्गम बताया ना, तो ये इसलिए उद्गम बताते हैं, परंपरागत रूप से भागीरथी को ही गंगा माना जाता है, इसलिए गंगोत्री से उद्गम बताते हैं। ठीक है, हकीकत बात क्या है कि भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां हैं जो मिलकर गंगा का निर्माण करती है। दैट्स ऑल, क्लियर है, आगे बढ़े जस्ट। चलिए अब देखो, गंगा की कुल लंबाई याद करना इतना अच्छा है, इतना आसान है कि कोई भूल ही नहीं सकता। 25-25 हम यूं याद करो, 2525 तो थोड़ा दूर याद हुई। ठीक है, होरो याद क्या है, होरो यानी सरल। थान में मारवाड़ी भी हिका दूं, कई जना एड़ा है मारवाड़ी नहीं आवे, मैं मारवाड़ी भी हिका दूं, हाथ आते। यानी कि अच्छी तरीके से याद करना। 25-25 कहते हैं टुकड़ों में बांट कर याद करो, जल्दी याद होगा। बच्चे को, छोटे बच्चों को स्पेलिंग याद करवाते हैं, एरोप्लेन की स्पेलिंग याद नहीं आती तो बांट के देते हैं, AEROPLANE, ऐसे याद कर, याद हो जाएगी और जल्दी याद हो जाती। आप भी टुकड़ों में बांट कर याद करो, आपको भी जल्दी याद होगी। अब ये टुकड़ों में बांट दिया, अब इनको और टुकड़ों में बांटते हैं। अब देखो, ये पहले तो ये देखो कि ये कौन कौन से राज्यों में बहती है। तो ये उत्तराखंड में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। पहले है ना, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में बैठती थी, उत्तराखंड में बहती नहीं थी। क्या गुरुजी क्या है, पहले और बाद में, और पहले उत्तराखंड था ही नहीं ना, उत्तर प्रदेश से टूट कर तो उत्तराखंड बना है। ठीक है, तो पहले बाद में छोड़ दो, चलो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, यहां से फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश में तो ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी जिंदाबाद। चलिए, ये हो गई आपके यहां बहती है। अब देखो, उत्तराखंड के अंदर साथियों बहती है 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है 1450 किलोमीटर, बिहार के अंदर बहती है 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में बहती है 520 किलोमीटर। ठीक है, 110, 1450, 445, 520। देखो, अलाहाबाद की क्लास अपलोड की और मैं हाल क्लास शूट ही कर रही हूं। 10 मिनट पहले की अलार्म लगा रखी है ताकि आप, मतलब टीम भूल जाए कि क्लास अपलोड करनी है तो मुझे याद आ जाए, मैं उनको याद दिला दूं वापस। तो ये इतना मतलब कैसे याद रहे, तो इसलिए काफी सारे काम होते हैं। मैं अगर बुक लिखने बैठ जाऊं तो मेरे 6 घंटे निकल जाए, पता नहीं चलता है, तो इसलिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है। अब ये अलार्म बजी और मैं अभी क्लास शूट कर रहा हूँ, आज की क्लास आपको लेट मिलेगी। चलिए, 110, 1450, 445, 520। ठीक है, अब देखो बाईं ओर से और दाईं ओर से। साथियों, एक तो ये याद रखना है कि बाएं दाएं में कंफ्यूजन है ना, वो ये याद रखना, बाद शब्द याद रखना, जिस तरफ ब लिखा हुआ है बायां है, जिस तरफ द लिखा हुआ है दायां है। नदियों का बायां दायां कैसे याद करें, नदियां जहां से उद्गम हो रहा है उसकी, मतलब जहां जिस तरफ बह रही है उस तरफ अपन को भी मुंह करके सोचना है। अब मेरा बायां और दायां कहां है, तो यहाँ पे जैसे ऐसे बह रही है, मैं ऐसे खड़ा हूं कि नदी इस तरफ जा रही है, तो ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। अब बोर्ड पे आने पे ये उल्टा दिखेगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको अपने माइंड में इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, अब देखो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, इसमें रामगंगा, गोमती। गोमती के किनारे कौन से शहर है आपके, जौनपुर और वो है ना घाघरा, गंडक, शारदा, कोसी, महानंदा, ये दार्जिलिंग से आती है। ठीक है, ये नदियां जो है बाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर से मिलने वाली नदी, अब जैसे गंगा इस तरफ ऐसे पढ़ेंगे अपन, दाईं ओर से यानी इस तरफ अपने राजस्थान वाला ये वाला क्षेत्र आएगा। ठीक है ना, दाईं ओर से मिलने वाली में यमुना, सोन, टोंस, पुनपुन, और जो चंबल है वो चंबल जाके मिलती है, देखो यमुना के अंदर, अपने बनास जाके मिलती थी चंबल के अंदर। देख लो कि नदी गंगा कितनी बड़ी नदी होगी। जब अपन ने चंबल पढ़ी तो अपन को लगा कि यार इतनी बड़ी नदी है कि इसमें तो बनास पढ़ी तो लगा बनास इतनी बड़ी नदी है, बनास जाकर मिली चंबल में। चंबल पढ़ा तो लगा चंबल इतनी बड़ी नदी है, और चंबल जाके मिल रही है यमुना में, और यमुना जाकर मिल रही है गंगा में। तो सोच लो कि गंगा की विशालता कितनी होगी। ठीक है ना, तो ये साथियों नदियां हैं, और ये आपके बाएं और दाएं। अब प्रश्न देखो यहां से बनते हैं, इसलिए मैंने बाएं दाएं कि बाएं ओर से मिलने वाली निम्न में से कौन सी नहीं है, कौन सी है। टेस्ट सीरीज में भी आपको इस तरीके से प्रश्न काफी सारे मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज के लिए तो आपको उस लेवल का पहले बनना पड़ेगा, नहीं तो आपको कई सारे प्रश्न ऐसे लगेंगे कि गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, वो सही है। और सही क्यों है इसका पता आपको अपने लेवल पे लगाना है। कहीं भी पूछने से मतलब नहीं है, थोड़े सी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा।
गुणवत्ता हमने मेंटेन कर ली है, थोड़ा सा आप अपने आप का स्तर उठाइए, बढ़ाइए, तो सारी चीजें सही लगने लगेगी। दाईं ओर से मिलने वाली यमुना, सोन, टोंस, पुनपुन, ठीक है। और भी है, ऐसा नहीं कि यही है, और भी है, अभी डायग्राम से और समझते हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो साथियों, प्रमुख प्रयाग जिन्हें पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब देखना है, यहाँ पे मजा आएगा आपको, ये चीजें है ना बहुत कम मिलती है देखने को, हालांकि अपने गाइड में तो दे रखा है, लेकिन मैं जब देखता हूं बहुत कम जगह देखने को मिलती है। इसको याद करने का तरीका साथियों ये है, इस तरीके से याद करें, ठीक है। ये कोई भी, ये कहीं लिखे हुए नहीं है आपको राम, ये कहीं भी नहीं मिलेंगे, नान वगैरह, ये सब मेरी उपज है, ठीक है। तो ये डीएबी से याद करना है। डी से आ गया देवप्रयाग, और देवप्रयाग में किसका मिलन होता है? अलकनंदा और भागीरथी का। तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया डी, ठीक है। डीएबी याद कर लिया, दाब याद किया, और आपको ये कैसे आते हैं, इन दोनों का मिलन कहां होगा, इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं। या देवप्रयाग में निम्न से कौन सी नदियों का मिलन होता है, ठीक है, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, गंगा, इस तरीके से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखना। अब पंच प्रयाग है, भूल जाओगे, इसलिए फॉर्मूले लगा रखे हैं, ठीक है। फिर याद रखना है, वादा याद रखना है आपको, ठीक है। मेरा वादा याद रखना कि यदि आप मेहनत करोगे तो सफल जरूर होगे, ये वादा रहा। तो वाद, ठीक है, वाद। विष्णु प्रयाग, वी से आ गया विष्णु प्रयाग, ए से आ गया आपके अलकनंदा, और डी से आ गया आपके धौली गंगा, ठीक है। डी से क्या आ गया? धौली गंगा, इनका मिलन होता है। फिर क्या है? राम, यानी आर से आ गया आपके रुद्रप्रयाग, ए से आ गया आपके अलकनंदा, और एम से आ गया आपके मंदाकिनी, ठीक है, यहां पे इसका। फिर है काप या कैप, याद कर लेना। के से आ गया कर्ण प्रयाग, ए से आ गया अलकनंदा, और पी से आ गया पिंडार गंगा, ठीक है। फिर है नान, रोटियां खावा ने होटल में जावा जाना, चपाती अपाती थे थोड़ी खाओ, होटल में जान को ठोकरा तो ठोको नहीं, ठीक है। बट वो के तंदूरी लाना, अब घरे तो कोई तंदूरी पड़ी कौन है, घरे तो बिल्कुल अपन नॉर्मल रोटी है, भले घी भी नहीं लगाओ तो भी खा ला एक बार, ठीक है। और बट जान का तंदूरी लाना, कि तंदूरी तो साहब को नहीं, अरे यार तंदूरी नहीं है, तंदूरी नहीं तो नान, हाँ साहब नान मिल जाए, तो और नान यूं याद रखना, ठीक है। नान, एन यानी कि नंद प्रयाग, ए यानी अलकनंदा, और एन यानी नंदाकिनी, नान याद हो गया। अब देखो इसमें एक और तरीका है याद करने का, एक चीज आपने नोट की या नहीं की, एक नदी इसमें कॉमन है। अब देखो, हाँ दिमाग की लाइट लागी कई जना रहा, अच्छा बात ठीक की थे। एक नदी कॉमन है अलकनंदा, तो दूसरी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे भागीरथी है, यहाँ पे धौली गंगा है, यहाँ पे मंदाकिनी है, यहाँ पे पिंडार गंगा है, और यहाँ पे नंदाकिनी है। किसी में भी आगे का अक्षर यदि आपके मिलेगा नहीं तो BDMPN इस तरीके से याद रख लेना, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। मैं याद रखने के तरीके आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट याद होती है तो सब बेस्ट है। कई जना क्या गुरु जी ट्रिक नहीं बता दी, हमें इतनी ट्रिक की याद हुई। ट्रिक इसलिए सभी बताई जाती है कि मान लीजिए रामलाल के नदियां कमजोर है, श्यामलाल के अभ्यारण्य कमजोर है, और किसी के कुछ कमजोर है, तो जिसके जो याद नहीं हो रहा है वो उसको काम में ले भाई। हमें तो सभी को, मैं ऐसे तो सिर्फ रामलाल को ध्यान में रख के किताब नहीं लिख सकता हूं, तो सभी चीजों को ध्यान में रखकर, सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रख के लिखा जाता है। सभी याद करनी सभी को जरूरी नहीं है, जहां पे जिसको जरूरत पड़े उसको याद करो, जहां जरूरत ही नहीं है तो उसको छोड़ दो, डायरेक्ट याद हो रहा है तो सबसे बेस्ट है, ये है, ठीक है, सीधी बात है। हम थे माते ले लो, तब से बिना कोई इलाज है कौन, ठीक है। तो ये है साथियों, और ये क्या किस नाम से जाने जाते हैं? ये पंच प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब गंगा से संबंधित और जो है थोड़ी सी जानकारी देखो। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल साथियों बद्रीनाथ, आप सभी जानते हो कितना पवित्र तीर्थ स्थल है, अलकनंदा नदी के किनारे है। किसके किनारे है? अलकनंदा के किनारे है। गंगा का जो अफवाह है साथियों, भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। देखो मैया कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं, तो पवित्रता आप समझ सकते हो। 2008 में साथियों इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया। गंगे डॉल्फिन जो है, जलीय जीव है ना, वो भी पाया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं अपन आगे। अब इस डायग्राम से आपको काफी सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है साथियों, इस डायग्राम से 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा
कि बाईं तरफ से कौन सी मिल रही है, दाईं तरफ से कौन सी मिल रही है। ठीक है, एक कौन सी नदी कहां मिल रही है ये भी याद हो जाएगा, और एक क्रम याद हो जाएगा किसके बाद कौन सी मिल रही है, और इसी को ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब देखो, सबसे पहले अपने ये गंगोत्री से उद्गम हो गई है अपने भागीरथी नदी, अभी पढ़ा था अपने गंगोत्री से, और ये सतोपंथ से उद्गम हो गई है अलकनंदा नदी। ठीक है, अब ये दोनों नदियां जो है यहाँ ये देवप्रयाग में आकर गंगा नदी बन जाती है, और ये गंगा फिर यहां से आगे चलती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आ गई। अब इसमें बीच में देखो भागीरथी के अंदर भील गंगा नाम से एक नदी भी मिलती है। यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर इस पर टिहरी बांध भी बना हुआ है, जिससे टिहरी बांध को बनाने के लिए जब पेड़ काटे गए तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यहाँ विरोध किया गया था, चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा का भी संबंध रहा टिहरी बांध से, है ना। तो ये टिहरी बांध बना हुआ है। अब देखो ये राम रुद्रप्रयाग, ये RAM, ठीक है, तो ये मंदाकिनी नदी और ये अलकनंदा नदी, ये ऐसे कैसे ये आपके आ गया पिनार गंगा मिल रही है, ये नंदाकिनी मिल रही है, ये धौली गंगा मिल रही है। वही चीज जो अपन पढ़कर आए हैं वही चीज यहाँ पे समझनी है। मतलब इस डायग्राम से आपके इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको बनाना सीख लेना, बार बार प्रैक्टिस करना है, इसकी प्रिंट ले लेना। ऐसा करूंगा मैं कि मैं ना ये जो भी लिख रहा हूं वो मिटा कर आपको सीधी सीधी चीज दे दूंगा। ठीक है, आज की स्लाइड की जो है ये लिखी हुई नहीं दूंगा, सीधी बनी हुई दे दूंगा। तो आप इसकी मतलब प्रिंट लेके भी आप अच्छी तरीके से रख सकते हो। हालांकि अपनी क्लास की जो स्लाइड होती है ना, उस स्लाइड को कई जगह मतलब शेयर कर रहे हैं विद्यार्थी, मैं मना नहीं करता हूं किसी को भी। कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जो नोट्स वगैरह शेयर करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो वहां से भी पता कई लोगों ने भेजा कि सर आपकी स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब मैंने पढ़ाने के लिए शुरू किया है, यदि कोई शेयर कर रहा है तो किसी न किसी के पास पहुंचेगी तो पढ़ेगा ही। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो ही आपको सीधा पढ़ना, आप मेन हमेशा का है अंतिम लक्ष्य सिलेक्शन है, कैसे भी पढ़ लो, पढ़ लेना। मुझसे नहीं पढ़ते हो किसी और से पढ़ लो, पढ़ लेना। किसी और से नहीं पढ़ते हो पुस्तकों से पढ़ो, पढ़ लेना। पुस्तकों से नहीं पढ़ते हो दिल से पढ़ो, पढ़ लेना। अंतिम सिलेक्शन लेना अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, फिर बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, ये है साथियों। अब धौली गंगा, ये नंदाकिनी, ये आ गई। अब यहाँ पे है ना, इसके बाद में इसके अंदर राम गंगा मिलती है जो कन्नौज के अंदर मिलती है। ठीक है, यहां से राम गंगा मिली, लेकिन अब यहाँ पे ये बड़ी नदी एक जो इसके अंदर आके मिलती है यमुना, यमुनोत्री से निकलती है साथियों। इसके यमुना के अंदर यहाँ पे एक टॉन्स नदी आकर मिलती है, यहाँ पे हिंडन नदी मिलती है। ठीक है, और हिंडन नदी, और यहाँ पे ये देखो चंबल नदी मिल रही है, जो चंबल अपन ने पूरा पढ़ा है। इस चंबल की भी देखो सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, खारी, मेज वगैरह ये। ठीक है, तो ये अपने चंबल जो है महू से आने वाली चंबल नदी मिल गई। सिंध मिलती है, बेतवा मिलती है, कैन मिलती है, और कैन की ही सहायक नदी दशान है। अब जितना भी अंदर प्रश्न आपको ले जाए, आपके प्रश्न मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये यमुना नदी जो है साथियों प्रयागराज के अंदर आकर मिल जाती है, किसमें, गंगा नदी में मिल जाती है। अब जब गंगा नदी यहां से आगे बढ़ी तो यहाँ पे इसके अंदर गाजीपुर यूपी के अंदर गोमती नदी मिलती है, और बिहार के अंदर चौसा नदी मिलती है। अब इतिहास के अंदर चौसा का युद्ध वगैरह बहुत है, आपको याद होगा, हुमायूं से संबंधित। ठीक है, नहीं अगर हिस्ट्री वाले तो उनको तो अच्छी तरीके से याद होगा। यहाँ पे साथियों जो है शारदा नदी आकर मिलती, शारदा है ना घाघरा की सहायक है, और घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये शारदा नदी घाघरा में मिलती है, और घाघरा नदी आकर छपरा बिहार के अंदर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, शारदा घाघरा की सहायक है। ठीक है ना, शारदा घाघरा की सहायक है। इसके अलावा शारदा जो है वैसे नेपाल से आती है। ठीक है, और नेपाल में इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, काली नदी। काली गंगा अलग है और काली नदी अलग है। ठीक है, यहाँ पे गंडक नदी ये भी नेपाल से आती है, और सोनपुर के अंदर आकर ये कहा मिल जाती है, गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये कर्मनासा नदी, जिसे पार करवाने के लिए निजाम बिस्ती ने हुमायूं को पार करवाई थी, और हुमायूं ने एक दिन का उसे बादशाह बनाया था, चमड़े के सिक्के चलाए थे उसने। कर्मनासा नदी है। ठीक है, यहाँ पे ये सोन नदी है जो पटना के अंदर मिलती है, पुनपुन नदी है जो फतुहा के अंदर मिलती है। और इस तरीके से आपको ये देखो क्रम भी याद हो जाएगा आपको, और इसके अलावा आपको सहायक नदियां भी याद हो जाएगी इस डायग्राम के माध्यम से। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा इसमें ऐसा नहीं है कि यही नदियां मिल रही है, इसके अलावा इसमें कोसी नदी मिलती है। ठीक है ना, और कोसी नदी भी दो नदियों से मिलकर बनी है, एक तो सून कोसी और एक तुमुन कोसी।
ठीक है। कोसी नदी जो है साथियों, सून कोसी प्लस तुमुन कोसी, जो बिहार का शोक है वो, ये तुमुन कोसी, ठीक है, तुमुर कोसी भी कहते हैं इसके, इसे, ये दोनों मिलकर है ना जो सप्तकोसी बनती है। क्या बनती है? सप्तकोसी। और ये सप्तकोसी आकर गंगा में मिलती है और यही बिहार का शोक है। ठीक है। छोटा नागपुर से आने वाली दामोदर नदी भी मिलती है इसके अंदर, दार्जिलिंग से आने वाली महानंदा नदी भी मिलती है इसके अंदर, बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है। हुगली और दामोदर, जो वास्तविक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण, वैसे कहते हैं गंगा नदी करती है, वास्तविक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुगली और दामोदर नदी करती है। ठीक है ना, सबसे बड़ा डेल्टा है वो। चलिए अगली स्लाइड पे बताता हूं आपको एक और डायग्राम, कुछ और चीजें क्लियर हो जाएगी। नहीं थे को कि गुरुजी वे नदियां बताई कौन, सब बताऊं। ठीक है। यहाँ पे कोसी वगैरह ये भी बताऊंगा आपको। फरक्का बांध बना हुआ है गंगा नदी पे। ठीक है ना, ये देखो, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये चंबल नदी, वैसे ये बंदरपूंछ इलाका है, जो यमुनोत्री जो है ना वो बंदरपूंछ इलाके से आती है। ये आ गई आपके चंबल नदी। ठीक है। चलिए अब दो डायग्राम इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा भागीरथी वाले का इसमें शामिल नहीं किया है, इसमें आपके और दूसरी, जैसे ये आ गई आपके, अब ये सोन नदी आ गई। सोन नदी उस पिछले वाले डायग्राम में नहीं थी, है ना, सोन नदी आ गई। इसके अलावा दामोदर नदी जो छोटा नागपुर के पठार से आती है। ठीक है। ये कोसी नदी है जो तुमुन कोसी और सोन कोसी से मिलकर सप्त कोसी बनी, वो है। ठीक है। गंडक नदी आ गई। ये जो है बांग्लादेश के अंदर जाने के बाद में गंगा नदी पद्मा कहलाती है, और कुछ दूरी पर और आगे जाने के बाद मेघना कहलाती है, और बाद में ब्रह्मपुत्र भी इसके अंदर मिल जाती है नदी। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी आकर इसके अंदर मिल रही है। यही डायग्राम यहाँ पे भी ऊपर लिया गया है, ये हुगली नदी, और यहाँ पे बना हुआ है फरक्का बांध। ठीक है ना, ये प्रयागराज वगैरह, ये देख लेना आप, मैं शेयर करूंगा इसके हिसाब से। ठीक है। काफी सारी चीजें आपकी गंगा नदी के हिसाब से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। प्रश्न देख लेना पिछले कहां से बने हैं, बस यही इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखो कुछ सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां भी अलग से अपन पढ़ लेते हैं। कुछ प्रमुख सहायक नदियां, ठीक है, सभी नहीं पढ़ा रहा हूं। उद्गम यमुना नदी, सबसे पहले यमुनोत्री यूके से। ठीक है। यूके यानी उत्तराखंड। लंबाई जो है इसकी साथियों 1376 किलोमीटर है। प्रयाग में यह गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। इसके किनारे दिल्ली और आगरा शहर बने हुए। यूं पूछ ले ताजमहल किन नदी के किनारे है, तो यमुना नदी। ठीक है। तो दिल्ली और आगरा इसके किनारे बसे हुए हैं। अब इसकी यमुना की सहायक नदियां देखो साथियों, दाईं ओर से मिलने वाली में आपके चंबल, बेतवा, केन, गंभीर, बाणगंगा, ये आ गई। बाईं ओर से मिलने वाली में आ जाती है आपके हिंडन, टोंस, रिहंद, वरुणा आदि नदियां। ये सारी नदियां यमुना की सहायक और यमुना फिर गंगा की सहायक। फिर आते हैं अपन नंबर 2 कोसी नदी पे। उद्गम अरुणा एवरेस्ट या गोसाई पर्वत, गोसाई पर्वत भी कहते हैं इसको। ठीक है। गोसाईनाथ पर्वत। लंबाई 729 किलोमीटर। बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। सोन कोसी और तुमुन कोसी मिलकर सप्त कोसी बनती है, और ये सप्त कोसी ही कोसी के नाम से जानी जाती है, जो गंगा नदी में मिलती है। नंबर 3 लेते हैं रामगंगा, जो कुमायूं की पहाड़ियों से निकलती है और कन्नौज के अंदर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। अगली स्लाइड पे आते हैं घाघरा नदी। ठीक है साथियों, मापा चाऊ हिमनद या मापा तुंग हिमनद भी कहते हैं, मापा चाऊ हिमनद से निकलती है, 1080 किलोमीटर बहती है और यूपी में गंगा के अंदर मिल जाती है। ठीक है। शारदा नदी उद्गम मिलान हिमनद से निकलती है और घाघरा नदी में मिलती है। ठीक है। और नेपाल में इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। फिर देखो आगे बेतवा नदी रायसेन एमपी से निकलती है, 480 किलोमीटर लंबी है, और इस पर यूपी में माता टीला परियोजना भी चलती है झांसी के अंदर। फिर है सोन नदी। ठीक है। उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां एमपी से होता है, 784 किलोमीटर है, और रेत के पीले रंग के कारण यानी सुनहरी रंग के कारण ये सोन भी कहलाती है। और इस तरीके से आपके आज गंगा नदी तंत्र लगभग साथियों पूरा हो गया। लगभग क्या, पूरा ही हो गया। गंगा नदी तंत्र पूरा हो गया। सवाल जो आपके बनते हैं वो सारे के सारे कवर हो गए हैं इसके अंदर। ठीक है। इसके अलावा भी यदि बनते तो फिर मैंने कहा ना आपको, जब ये चीजें याद हो जाए तब आपको क्या करना है, अपना दायरा बढ़ाना है। इसको दायरा बढ़ाने के लिए कहीं कोई मना ही नहीं है। ठीक है साथियों, कल जो है इन टेस्ट सीरीज के अंदर आपके टॉपिक जो है लगभग सारे जुड़ गए हैं। अब देखो जैसे वरिष्ठ अध्यापक की बात करें, सबसे पहले सेकंड ग्रेड की,
जो राजस्थान जीके वाली टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, लगभग 3 महीने हो गए इसको लॉन्च किए को, और विद्यार्थियों के बेहतरीन अभ्यास हुआ है इसके माध्यम से। जिन्होंने अभ्यास किया है वो अपने आप को खुद परखेंगे कि हाँ हम कितने आगे चल रहे हैं। तो सिर्फ 51 रुपए के अंदर जीएसटी अलग से इसके अंदर जुड़ता है अपने जीजीडी ऐप पर ही, गौरव ज्ञानधारा। इस 80 से ज्यादा टेस्ट साथियों मात्र 51 लागत। अब इसीलिए मैंने कहा था कि लागत यदि आप करोगे, इसको बांटोगे तो एक टेस्ट 1 रुपए के अंदर भी नहीं पड़ रहा, उससे भी कम में। इससे ज्यादा प्रयास मेरे से नहीं हो सकता, ठीक है। तो 80 से ज्यादा टेस्ट इसके अंदर साथियों, अब कोई एक के दुके कोई बाकी होंगे वो भी जोड़ देंगे जल्दी से, तो कहीं कोई मतलब लगभग है 99% जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो है सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके एसएसटी के भी लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और हिस्ट्री जो सेकंड पेपर में आती है उसकी भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है। इसके अलावा इसका जो दूसरा पार्ट है विश्व, भारत और पॉलिटिकल, वो भी लॉन्च की हुई है, उसमें भी हर रोज टेस्ट जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी सारे जुड़ जाएंगे, ठीक है। वो भी 51 के अंदर, वो 55 के अंदर है, क्योंकि 51 में अपन ने काफी दिन रखे थे, लेकिन फिर आपको बताया था कि हमको सर्वर अपग्रेड करना पड़ा था, तो उसको फिर थोड़ी सी बढ़ाकर, ज्यादा नहीं 4 रुपए ही बढ़ाए हैं, ठीक है। जितनी लागत बढ़ी उतने ही बढ़ाए, तो उसको 55 में लॉन्च किया। फिर अपना जो ये है इसको भी पहले 51 में ही लॉन्च किया था, स्कूल व्याख्याता जीके वाली को, लेकिन इसको 55 में क्या 46 में भी दी थी, कम करके भी। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसके अंदर राजस्थान का वेटेज बहुत ज्यादा जोड़ दिया, तो टेस्ट की संख्या भी बढ़ गई। अभी जो है इसके अंदर साथियों 79 टेस्ट है, जिसमें से कुछ टेस्ट जो हटाने पड़े, वो कौन से, जो पहले जुड़े हुए थे। अब क्या पता इसमें से, जैसे महात्मा गांधी भी पहले हटाया फिर वापस जोड़ा, तो वापस एक्टिव करना पड़ा। तो यानी कि 79 टेस्ट है इसके अंदर, जिसमें से अभी कुछ टेस्ट इसमें जुड़ने हैं, टोटल आपके 79 टेस्ट जुड़ेंगे, जो कुछ टेस्ट जुड़ने हैं वो भी जुड़ जाएंगे। तो ये भी लगभग है ना आपके 95% इसके अंदर जुड़ चुके हैं, 2-3% लगभग 2-3-5% बाकी है, वो भी जुड़ जाएंगे। तो ये भी मात्र लागत मूल्य के अंदर आपको 69 में लगभग। और ये ऐसा पार्ट है इस बार स्कूल व्याख्याता में जिसमें कितने प्रश्न आएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन आएंगे सबसे ज्यादा, सबसे वेटेज लगभग 30 से 35% वेटेज रखने वाला है ये राजस्थान और भारतीय इतिहास। तो बेहतर तरीके से इसको तैयार कर लेना। जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ इसी टेस्ट सीरीज से बढ़िया होगा, कैसे भी अभ्यास करते हो, कैसे भी तैयारी करते हो, बढ़िया होगा। जो इच्छुक है उनके लिए ये चीज बताई जाती है कि यहाँ पे ये भी है, ताकि जो हर व्यक्ति जो 200, 250, 300, 400, 500 रुपए खर्च नहीं कर सकता टेस्ट सीरीज के लिए, वो एक गुणवत्ता वाली, गुणवत्ता तो शायद उनसे भी बढ़िया अपनी साबित हो जाएगी, तो एक गुणवत्ता वाली टेस्ट सीरीज जो सिर्फ लागत मूल्य में आपको करवाई जा रही है, उसकी जानकारी दे दी जाए कि ये है, ठीक है। इसके अलावा भी रीट पात्रता परीक्षा की पूरी एसएसटी, रीट पात्रता की साथियों पूरी एसएसटी जो है वो आपके, ये देखो गौरव ज्ञानधारा नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, यहाँ पे मिलेगी। रीट पात्रता की पूरी एसएसटी यानी कि 60/60 प्रश्न को सही करने के लिए लगभग उसमें जुड़ेंगे 150 टेस्ट, ठीक है। लगभग 150 टेस्ट जुड़ेंगे, काफी सारे जुड़ गए हैं अभी, और ये 150 टेस्ट लगभग आप जुड़ेंगे। इसको साथियों सिर्फ 79 में अवेलेबल करवाया गया है। जीएसटी 18% अलग से लगता है, जो सरकार लेती है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी पात्रता परीक्षा, क्योंकि अब सिर पे आपके, तो पात्रता परीक्षा की भी जहां तक मैं समझता हूं बहुत आसानी से आप पात्रता को लांग लोगे, क्लियर कर लोगे बहुत अच्छे नंबरों के साथ। तो ये जो टेस्ट सीरीज अभी वर्तमान में चल रही थी वो सभी आपको जानकारी साथियों इस वीडियो के माध्यम से भी दे दी है। और ये जब खोलते हो ऐप तो इस तरीके से मिलता है। ये सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट के लिए नंबर है, इसके यहाँ पे आप टेक्निकल के अलावा आपको कोई प्रश्न पूछोगे तो भी जवाब नहीं मिलेगा, बुक का पूछोगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ही जानकारी इस टीम को है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल इश्यू होने पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं, कॉल की कोई सुविधा नहीं है, व्हाट्सएप पर भी जवाब सभी को दिया जाता है। एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जिसे जवाब नहीं दिया गया हो, बस टेक्निकल इश्यू होना चाहिए आपका। आप यदि ऐसे हाय हेलो वो भेजोगे तो कोई रेस्पॉन्स मिलने वाला नहीं है, ठीक है साथियों। आज की क्लास वैसे ही आपकी लेट है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।